प्रोबेबिलिटी थ्योरी चैप्टर नंबर 6 अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड बेसिक कंसेप्ट इसमें हम करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग है इंट्रोडक्शन से। प्रोबेबिलिटी थ्योरी किस पर बेस है कि हमारी जो लाइफ है वो फुल ऑफ अनसर्टेनिटी है। इसके अंदर प्रोबेबली, लाइकली, पॉसिबली, चांस, इस तरह के वर्ड्स हम नॉर्मली यूज़ करते हैं डेली कन्वर्सेशन में। तो ये सारी टर्म ज़्यादातर सेम सेंस कन्वे करती है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कंसिडरेशन अनसर्टेन होता है और हम यहाँ पर फ्यूचर की सर्टेनिटी को इम्पॉसिबल मानते हैं। नेक्स्ट है अ प्रोबेबिलिटी इज़ अ क्वांटिटिव मेजरमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी इज़ अ क्वांटिटिव मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। प्रोबेबिलिटी एक क्वांटिटिव मेजरमेंट है अनसर्टेनिटी की। अ नंबर दैट कन्वे द स्ट्रेंथ ऑफ आवर बिलीफ। ये एक नंबर होता है जो हमारी स्ट्रेंथ का, जो हमारी बिलीफ है उसकी स्ट्रेंथ को दिखाएगा इन ऑकरेंस ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट, एक अनसर्टेन इवेंट के होने की। अ प्रोबेबिलिटी इज़ अ क्वांटिटिव मेज़र ऑफ अनसर्टेनिटी। प्रोबेबिलिटी एक क्वांटिटिव नंबर की फॉर्म में मेज़र है अनसर्टेनिटी का, जिसमें एक नंबर बताया जाता है जो हमारे बिलीफ की स्ट्रेंथ को दिखाता है कि कोई एक अनसर्टेन इवेंट कब तक हमारे पास पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता। ये दोनों इसमें कन्वे किया जाएगा। नेक्स्ट है Since uncertainty is an integral part of human life, uncertainty ह्यूमन लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है। पीपल को हमेशा इंटरेस्ट रहता है ये जानने में कि कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली ये जानने में वो उत्सुक रहते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, किस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो जो थ्योरी है प्रोबेबिलिटी की वो आजकल एक टूल की तरह यूज़ की जाती है, जहाँ पर हम पहले से ये जांचने का काम करते हैं कि क्या आउटकम रहेगा इस पर्टिकुलर इवेंट का। नेक्स्ट है सम बेसिक कंसेप्ट। प्रोबेबिलिटी इन कॉमन पैरलेंस रेफर टू द चांस ऑफ ओकरेंस ऑफ एन इवेंट और हैपनिंग। प्रोबेबिलिटी अगर हम कॉमन में बात करें तो ये एक चांस होता है किसी इवेंट के होने का। इन ऑर्डर दैट वी आर एबल टू कंप्यूट इट, हम इसको एबल हैं कि हम इसको कंप्यूट कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है कुछ सर्टेन बेसिक कंसेप्ट की, जैसे कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी की, जहाँ पर रिक्वायरमेंट रहती है। तो जो कंसेप्ट है वो तीन तरह की कंसेप्ट है हमारे पास: एक्सपेरिमेंट, सैम्पल स्पेस एंड इवेंट। यानी हमारी जो प्रोबेबिलिटी है ये तीन कंसेप्ट के ऊपर बेस करती है, इवेंट पर और उसके हैपनिंग पर। तो हमारे पास तीन ऑप्शन आते हैं: एक्सपेरिमेंट, सैम्पल स्पेस एंड इवेंट। देन एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट इज़ अ प्रोसेस दैट लीड्स टू वन ऑफ सेवरल पॉसिबल आउटकम। एक्सपेरिमेंट एक प्रोसेस है जो कुछ हमारे लिए आउटकम लेकर आता है, कि एक एक्सपेरिमेंट जिसमें हम किसी चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो हमारे लिए एक आउटकम लेकर आएगा। एन आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ सम ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट। एक आउटकम किसी भी एक्सपेरिमेंट का कुछ ऑब्जर्वेशन हो सकती है या फिर हमने उसको मेज़र किया है तो वो मेजरमेंट भी हो सकती है। द टर्म एक्सपेरिमेंट इज़ यूज इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी इन मच ब्रॉडर सेंस। जो टर्म एक्सपेरिमेंट है इसको प्रोबेबिलिटी थ्योरी में बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है। फिज़िक्स और केमिस्ट्री में भी इतना अच्छे से नहीं यूज़ किया है जितना हमने यहाँ पर इसको यूज़ किया है। यानी एनी एक्शन वेदर इट इज़ द ड्राइंग अ कार्ड आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड और रीडिंग द टेम्परेचर और मेजर ऑफ प्रोडक्ट डायमेंशन टू अ सर्टेन क्वालिटी और द लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट कंस्टिट्यूट एन एक्सपेरिमेंट इन द प्रोबेबिलिटी थ्योरी टर्मिनोलॉजी। स्टेट्स के अंदर जब हम बात करते हैं किसी 52 कार्ड में से एक कार्ड निकालने की, टेम्परेचर रीड करने की, प्रोडक्ट की डायमेंशन, उसकी क्वालिटी चेक करने की, नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले मार्केट में उसका क्या आउटकम रहेगा उसको जांचने के लिए, या फिर उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी टर्मिनोलॉजी को यूज़ करते हैं। एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी थ्योरी में तीन कॉमन चीज़ें साथ में रखता है। पहली चीज़ है देयर आर टू और मोर आउटकम ऑफ ईच एक्सपेरिमेंट, कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट होने वाला है तो उसके दो या दो से ज़्यादा आउटकम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा और हम उसमें एक्सपेरिमेंट करें। एक ऑप्शन में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता, दो या दो से ज़्यादा उसके आउटकम होने चाहिए। यानी अगर आप कोइन टॉस करते हो तो हेड एंड टेल दो आउटकम है।
इट इज़ पॉसिबल टू स्पेसिफाई द आउटकम इन एडवांस। और ये ज़रूरी है कि हम पहले ही अपने आउटकम जानते हों। जैसे हम जानते हैं कोइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो हमें अपने आउटकम पहले ही पता होते हैं। देयर इज़ अनसर्टेनिटी अबाउट द आउटकम। कई बार अनसर्टेनिटीज़ भी हो सकती है आउटकम के बारे में, क्योंकि आउटकम बहुत सारे होते हैं जिन केसेस के अंदर, तो वो अनसर्टेन होता है फ्यूचर में, कि हमें पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोडक्ट वी आर मेजरिंग में टर्न आउट टू बी अंडर साइज और राइट साइज और ओवर साइज एंड वी आर नॉट सर्टेन विच वे इट विल बी वैन वी मेज़र इट। एग्जाम्पल है कि हम किसी प्रोडक्ट को मेज़र कर रहे हैं तो हम उसको देख रहे हैं कि वो अंडर साइज़ है, राइट साइज़ है या ओवर साइज़ है, और हम उसको मेज़र करना चाहते हैं। तो इसी तरह हम एक न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं जिसके अंदर कुछ अनसर्टेन आउटकम आते हैं, जैसे कि सक्सेस भी हो सकते हैं हम उसमें और फेलियर भी हो सकते हैं। देन अ सिंगल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड बेसिक आउटकम। कोई भी सिंगल आउटकम किसी एक्सपेरिमेंट का, उसको बेसिक आउटकम या फिर एलिमेंट्री इवेंट कहा जाता है। एनी पर्टिकुलर कार्ड ड्रॉन फ्रॉम अ डेक इज़ अ बेसिक आउटकम। कोई अगर हम पर्टिकुलर कार्ड ड्रॉ करते हैं डेक से तो वो बेसिक आउटकम है। नेक्स्ट है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस एक यूनिवर्सल सेट यानी एस होता है पर्टिनेंट टू एक गिवन एक्सपेरिमेंट। सैम्पल स्पेस हम यूनिवर्सल सेट को कहते हैं जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। ये एक गिवन एक्सपेरिमेंट का हमारे पास मॉडल होता है जिसके अंदर से ही आउटकम आएगा। इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ये एक सेट होता है जिसके अंदर हमारे पास जितने भी आउटकम होने वाले हैं उन सब का हम सेट बना देते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट किस तरह से गिवन है। ड्राइंग अ कार्ड, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। कार्ड ड्रॉ करना हमारा एक्सपेरिमेंट है। तो इसके साथ ही जो 52 कार्ड हैं डेक में, ये हमारा सैम्पल स्पेस है कि हम कार्ड किस में से निकालेंगे, 52 कार्ड में से। तो सैम्पल स्पेस हमारा सेट है और एक्सपेरिमेंट वो चीज़ है जो हमें चाहिए। रीडिंग द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर रीड करने की बात करते हैं तो सारे नंबर जो रेंज ऑफ टेम्परेचर के अंदर आते हैं वो मेज़रमेंट ऑफ प्रोडक्ट डायमेंशन, प्रोडक्ट की डायमेंशन को मेज़र करना चाहते हो तो हमारे पास सैम्पल स्पेस हो सकता है अंडर साइज़, आउट साइज़ और राइट साइड। अगर हमें नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसका सक्सेस एंड फेलियर, ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट है इवेंट। एन इवेंट इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी कंस्टिट्यूट वन और मोर पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक इवेंट प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर एक या एक से ज़्यादा पॉसिबल आउटकम लेकर आता है एक्सपेरिमेंट के। एक इवेंट को सबसेट कहा जा सकता है सैम्पल स्पेस का। ये एक बेसिक आउटकम है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि इवेंट ओकर इफ द एक्सपेरिमेंट गिव राइज टू बेसिक आउटकम बिलोंगिंग टू द इवेंट, कि हमारा इवेंट कब होगा, जब हम बेसिक जो हमारा आउटकम है वो पूरा हो जाए। फॉर एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्राइंग अ कार्ड, जैसे कि अगर हम कार्ड ड्रॉ करने का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इवेंट ए बी सी हमारे क्या होंगे। ए इवेंट में हम क्या चाहते हैं कि द इवेंट दैट कार्ड ड्रोन इज़ किंग ऑफ क्लब, की जो कार्ड हम ड्रॉ करना चाहते हैं वो हमारा किंग ऑफ क्लब, क्लब का किंग होना चाहिए। सेकेंड इवेंट में हम चाहते हैं कि द इवेंट दैट कार्ड ड्रॉन इज़ रेड, कि जो कार्ड हम ड्रॉ करेंगे वो रेड कलर का हो। थर्ड इवेंट में हम चाहते हैं कि जो इवेंट है उसके अंदर वो कार्ड हमने निकाला है वो एस कार्ड होना चाहिए, एस का कार्ड होना चाहिए। तो फर्स्ट केस में 52 सैम्पल पॉइंट्स है जिसमें से सैम्पल स्पेस हम एक सैम्पल पॉइंट का ही लेंगे। तो आउटकम डिफाइन करता है यहाँ पर कि हमारा आउटकम सेकंड और थर्ड केस में क्या होगा। ठीक है। नेक्स्ट है अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी थ्योरी। ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इम्पोर्टेंट है ये प्रोबेबिलिटी के साथ। नेक्स्ट इसके अंदर कंसेप्ट दिया हुआ है द डिफरेंट अप्रोचेस टू द डेफिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन एंड the different approaches to definition and interpretation of probability have evolved mainly to cater to the three different type of situation under which probability measure are normally required। तो यहाँ पर हमारे पास तीन तरह के अलग अलग अप्रोचेस हैं जिनकी डेफिनेशन और प्रोबेबिलिटी को इंटरप्रिटेट करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। तो ये अलग अलग सिचुएशन हमें दी हुई हैं यहाँ पर बुक में ही गिवन है। ये सिचुएशन 1 गिवन है कि एक्सपेरिमेंट है हमारे पास कि हमें कार्ड निकालना है 52 कार्ड में से।
इवेंट हमें दिया हुआ है कि हमें जो कार्ड निकालना है वो किंग होना चाहिए। सेकंड सिचुएशन गिवन है कि हमें नया सूप बनाया हमने कोई और उसका टेस्ट चेक करना है, टेस्ट करना है टेस्ट कैसा है। तो इवेंट क्या होगा कि कंज्यूमर उस टेस्ट को पसंद करे, हम ये चाहते हैं कि कंज्यूमर उस टेस्ट को पसंद करे। थर्ड सिचुएशन के अंदर हमें गिवन है कि हम एक सोलर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं और हम चाहते हैं इवेंट के अंदर कि हमारे साथ क्या हो, फ्यूचर में क्या हो कि वो इवेंट एक सक्सेसफुल वेंचर बन जाए, यानी हमारा जो प्लांट है वो सक्सेसफुल हो जाए। तो सिचुएशन 1 को हम अंडरस्टैंड करते हैं क्लासिकल अप्रोच से, सिचुएशन सेकंड को हम अंडरस्टैंड करते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच से, और सिचुएशन थर्ड को हम अंडरस्टैंड करेंगे द सब्जेक्टिव अप्रोच से। ये तीनों अप्रोच इसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जो हमें प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन और उसको निकालने का तरीका बताएगी कि हम कैसे एक प्रोबेबिलिटी को निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन को रीड करते हैं। सिचुएशन 1, एक्सपेरिमेंट ड्रॉइंग अ कार्ड आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड। हमें 52 कार्ड में से एक कार्ड निकालना है, और इवेंट ए क्या है कि हमें जो कार्ड निकालना है वो किंग आना चाहिए। तो इस सिचुएशन के अंदर हम द क्लासिकल अप्रोच यूज़ करेंगे। द फर्स्ट सिचुएशन इज़ करेक्टराइज्ड बाय द फैक्ट दैट फॉर अ गिवन एक्सपेरिमेंट वी हैव अ सैम्पल स्पेस विद इक्वली लाइकली बेसिक आउटकम। फर्स्ट सिचुएशन के अंदर हमने उस फैक्ट को देखा है कि जो हमारा गिवन एक्सपेरिमेंट है सैम्पल स्पेस का, उसके अंदर इक्वली लाइकली बेसिक आउटकम है। यानी इक्वली लाइकली आउटकम का क्या मतलब हुआ, कोई आउटकम ज़्यादा नहीं है, कोई कम नहीं है, सारे आउटकम एक जैसे हैं। ठीक है, यानी किंग है या फिर हार्ट कार्ड है, जो भी है वो सब आउटकम एक ही है, हम एक ही कार्ड निकालेंगे। व्हेन अ कार्ड इज़ ड्रॉन आउट ऑफ अ वेल शफल्ड डेक, जब एक कार्ड को निकाला जाता है डेक में से, तो एवरी वन ऑफ द कार्ड द बेसिक आउटकम इज एज लाइकली टू ओकर एज एनी अदर। यानी जब भी हम कार्ड निकालेंगे तो हम उसको देखेंगे नहीं कि हम कौन सा कार्ड निकाल रहे हैं, हम अपनी मर्ज़ी से निकालेंगे, इक्वली लाइकली आउटकम होगा। इस तरह की जो सिचुएशन होती है वो इक्वली लाइकली आउटकम कहलाती है, जो क्लासिकल अप्रोच को राइज करती है। क्लासिकल अप्रोच के अंदर जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की, वो डिफ़ाइन की जाती है रिलेटिव साइज़ ऑफ द इवेंट की। इवेंट का क्या साइज़ है उसके ऊपर डिपेंड करती है विद रिस्पेक्ट टू द साइज़ ऑफ द सैम्पल स्पेस, और सैम्पल स्पेस के साइज़ के साथ रहेगी। जैसे कि अगर हम कार्ड निकालने की बात करते हैं किंग कार्ड 52 कार्ड में से, तो हमारे पास जो किंग के कार्ड होते हैं डेक के अंदर, वो हमारे पास 4 किंग के कार्ड होते हैं, 4 टाइप ऑफ किंग कार्ड होते हैं, और टोटल कार्ड हमारे पास कितने हैं 52। तो हम 52 कार्ड में से कोई भी 4 किंग में से एक किंग निकालेंगे। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका होगा, जहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो रिलेटिव साइज़ है इवेंट का, किसके रिस्पेक्ट में, सैम्पल स्पेस के रिस्पेक्ट में चेक किया जाएगा। तो यहाँ पर 4 किंग है, 52 कार्ड्स हैं, तो साइज़ जो होगा ए का 4 होगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, किसी भी 4 में से एक किंग आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी हमारी हो गई 4/52। ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है द रूल वी यूज़ इन कंप्यूटिंग प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हम इसको निकालने के लिए कौन सा यूज़ कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए हम किस तरह से निकाल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हम निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू n अपॉन में ए, n अपॉन में s। n का क्या मतलब है, द नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट ए, वो नंबर जो ए लाने में पॉसिबल हैं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे सैम्पल स्पेस के। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू द इवेंट ए एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नेक्स्ट है सिचुएशन सेकंड सिचुएशन हमारी क्या थी कि हमने एक नया सूप बनाया है और हम चाहते हैं कि कंज्यूमर उसके टेस्ट को पसंद करे, कंज्यूमर को उसका टेस्ट पसंद आए। ये हमारा इवेंट हो सकता है। तो इवेंट बी है, हम इस सिचुएशन को किसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, हम इस सिचुएशन को रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ वी ट्राई टू अप्लाई द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ
प्रोबेबिलिटी इन द सेकेंड एक्सपेरिमेंट। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हम क्या चाहते हैं कि अगर हम क्लासिकल लगाते हैं तो हमारे पास नंबर नहीं है, कितने कंज्यूमर को पसंद आया कितने को नहीं आया, क्या हम टेस्ट करवाते रहेंगे? टेस्ट तो एक ही बार होता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो कंज्यूमर है उनको पसंद आ भी सकता है सूप का टेस्ट और नहीं भी आ सकता। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, दिस implies that we should have the past data on people who were administered the soap। तो हमें ये देखना होगा इसके अंदर कि जो पास डाटा है हमारे पास कि जिन लोगों ने पहले सूप को टेस्ट किया था उनका नंबर तो हमें पता है, लेकिन अगर हमारे पास पास डाटा नहीं है, हम इस एक्सपेरिमेंट को अब फ्यूचर में करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास पास डाटा नहीं है, तो हमें टेस्ट को चेक करने के लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच की यूज़ करना पड़ेगा। The relative frequency approach is used to compute probability in such cases। इन केसेस के अंदर जो relative frequency approach है वो यूज़ की जाती है। As per this approach, the probability of occurrence of an event is given by observed relative frequency of an event in very large number of trial। यानी हम इसके अंदर जो अपना एक्सपेरिमेंट है उसको शो करने के लिए हमें बहुत सारे ट्रायल करवाने पड़ेंगे। एक पर्सन चेक करेगा, फिर दूसरा चेक करेगा, फिर तीसरा चेक करेगा। इस तरह से ये नंबर ऑफ़ ट्रायल पर बेस होगी, हम उनकी फ्रीक्वेंसी को नोट करेंगे। इन अदर वर्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओकरेंस ऑफ एन इवेंट। अब यहाँ पे गिवन है कि हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच में क्या करेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence ऑफ एन इवेंट इज़ द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ टाइम द इवेंट ओकर टू द नंबर ऑफ ट्रायल। कि जितने टाइम हमने उस इवेंट को ओकर किया कि एक पर्सन ने खाया उसको पसंद आया तो हमारा इवेंट पूरा हो गया, तो ये नंबर ऑफ़ टाइम हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ़ टाइम हम अपने इवेंट को ओकर कर रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल हमने कितने लोगों को वो टेस्ट करवाया। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी इवेंट की वो किस तरह से इसके अंदर कैलकुलेट की जाएगी, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की जाएगी बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम ये चेक करना चाहते हैं कि सूप का टेस्ट किस किस को पसंद आया, एन डिवाइड में एन। और ये एन क्या है, एन है एक स्मॉल वाला एन है जो डिनोट कर रहा है द नंबर ऑफ़ टाइम द इवेंट ओकर, कितने टाइम इवेंट ओकर हुआ, और एन जो बिग वाला है वो हमें दिखा रहा है टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल कि हमारी टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल कितने हैं इस केस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इट इज़ अप्रिशिएटेड इन दिस अप्रोच दैट इन ऑर्डर टू टेक सच अ मेजर वी शुड हैव द सूप टेस्टेड फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल। इस अप्रोच के अंदर हमें क्या करना होगा, हमें बहुत सारे लोगों को टेस्ट करवाना होगा। इन अदर वर्ड द टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल इन द एक्सपेरिमेंट शुड बी वेरी लार्ज। यानी हम जिससे भी वो ट्राई करवा रहे हैं वो ज़्यादा नंबर में होना चाहिए। एक पर्सन को करवाया दूसरे को करवाया, इससे हम अपनी प्रोबेबिलिटी को शो नहीं कर सकते, हमें लार्ज नंबर में ट्रायल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सिचुएशन 3। सिचुएशन 3 हमारी किसको डिनोट कर रही थी, सिचुएशन 3 के अंदर हम एक सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं और प्लांट हमारा सक्सेसफुल हो जाए, ये हम अपना इवेंट मान रहे हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम यूज़ करेंगे सब्जेक्टिव अप्रोच को। जो थर्ड सिचुएशन है ये सिमिलर है सेकंड वन के जैसे ही, कि हम इसमें जैसे रिलेटिव अप्रोच कर रहे हैं वैसे हम इसमें करेंगे। पास डाटा को देखेंगे, अगर हमारे पास पास डाटा नहीं है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं सब्जेक्टिव अप्रोच के अकॉर्डिंग। वी में बी टेम्प्टेड हेयर टू अप्लाई द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच। यहाँ पर हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच लगानी होगी। हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को दैट द वेंचर इज सक्सेस एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसफुल वेंचर। कि इसके अंदर हम किस फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं, हम इसमें यूज़ कर रहे हैं द वेंचर इज़ सक्सेस, कि जो हमारा वेंचर है वो सक्सेस हो जाएगा, उसके रेशो को किससे रेशो निकालना है, नंबर ऑफ़ सक्सेसफुल वेंचर की कितने सक्सेसफुल वेंचर हम पहले कर चुके हैं, टू द टोटल नंबर ऑफ़ सच वेंचर, टोटल नंबर ऑफ़ सच वेंचर। यानी हमने रेशो निकालना है सक्सेसफुल वेंचर डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ़ सच वेंचर। ठीक है, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेस को हम मेज़र कर सकते हैं, वो होगी हमारी प्रोबेबिलिटी। हाउएवर द कैलकुलेशन हेयर प्रीपोजेस दैट आइदर इट इज़ पॉसिबल टू डू एन एक्सपेरिमेंट विद सच वेंचर। लेकिन यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो हमें सपोज करने के लिए कह रही है कि हम पहले से सपोज करेंगे, यहाँ पे पॉसिबल है कि यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट किया गया हो उन वेंचर्स के साथ, यानी पहले हम उसके लिए एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। द पास डाटा ऑन सच वेंचर विल बी अवेलेबल, और हमारे पास इन वेंचर के लिए पास डाटा अवेलेबल है, या तो हमने एक्सपेरिमेंट किया हो पहले या फिर हमारे पास पास डाटा होना चाहिए।
In practice, a solar power plant being a relative new development involving the latest technology, past experience are not available. लेकिन जहाँ पर हम प्रैक्टिस में देखते हैं तो सोलर पावर प्लांट हमारे लिए अभी नया नया डेवलपमेंट हुआ है, नई टेक्नोलॉजी है, तो उसके लिए पास एक्सपीरियंस किसी का होगा ही नहीं, किसी ने सोलर पावर प्लांट पहले लगाया ही नहीं होगा। तो इस केस के अंदर जो एक्सपेरिमेंट है वो रूल आउट करता है ऑफ हाई कॉस्ट एंड टाइम इन्वॉल्व। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉस्ट और टाइम इन्वॉल्व होगा। टेस्टिंग हमने सिचुएशन की करवानी पड़ेगी, यानी हम इसमें सब्जेक्टिव अप्रोच करवाएंगे। इन दिस अप्रोच वी ट्राई टू असेस द पॉसिबिलिटी फ्रॉम आवर ओन एक्सपीरियंस, कि हम पहले उसको एस्टैब्लिश करेंगे, फिर हम अपना एक्सपीरियंस देखेंगे। वी में ब्रिंग इन एनी इन्फॉर्मेशन टू असेस दिस, हम कोई भी इन्फॉर्मेशन इसके लिए निकाल सकते हैं। इस सिचुएशन के अंदर हम देख सकते हैं कि जो हमारी कमीशनिंग अथॉरिटी है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, नई और रिलेटेड टेक्नोलॉजी क्या है। तो जो सब्जेक्टिव अप्रोच है वो इन्वॉल्व करती है पर्सनल जजमेंट को। सब्जेक्टिव अप्रोच इन्वॉल्व करती है पर्सनल जजमेंट को, इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन और सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन क्राइटेरिया को। तो एक जो फिजिशियन है, अगर उसको अपने पेशेंट की रिकवरी करनी है और वो एक्सपर्ट है, वो मर्ज कर सकता है ओवर पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे ही करेगा कि वो उस सिचुएशन के बारे में क्या फ़ील करेगा। तो उसका पर्सनल जजमेंट है ना कि उसने पेशेंट की रिकवरी कैसे की। तो एरिया जो है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी का जो रिलेटिवली नया है, ये डेवलप किया गया था 1930 में। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है। एक पर्सन सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी लगाता है तो दूसरा सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी के अंदर ही आता है, तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं कई बार सिचुएशन में, क्योंकि पर्सनल प्रोबेबिलिटी है ये। इसीलिए जो सब्जेक्टिव अप्रोच है उसको पर्सनल प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है। 3 अप्रोचेस को हमने कंपैरेटिव व्यू में दिखाया है कि हमने पहले ही नोटिस किया है कि जो अलग अलग अप्रोचेस इवॉल्व हो रही है अलग अलग सिचुएशन के अंदर, तो ये सारी जो अप्रोचेस है ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्शन कर रही है। तो इस तरह का जो कॉम्प्लीमेंट है वो कई बार फेल भी हो जाता है और कई बार एप्लीकेबल भी हो सकता है। ये कई बार एक जैसी होती हैं तीनों की तीनों, क्योंकि इसमें हम रेशो निकालते हैं, क्योंकि रेशो क्या होगा, सेम ही आएगा। अगर हम आउटकम निकाल रहे हैं तो रेशो का निकाल रहे हैं, टोटल और सक्सेसफुल वेंचर निकाल रहे हैं तो भी हम रेशो ही निकाल रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड जो अप्रोच है उसके कंट्रास्ट में पहली 2 अप्रोच यानी क्लासिक और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच हमें ऑब्जेक्टिव मेज़र देती है, लेकिन जो थर्ड वाली अप्रोच है वो पर्सनल जजमेंट पर बेस होती है। तो हम इसके अंदर कोई भी कॉमनलिटी लेकर आ सकते हैं कि ये इनमें कोई ना कोई चीज़ तो कॉमन होगी। तो क्लासिकल अप्रोच और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। लेट अस अज्यूम दैट वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द चांसेस ऑफ गेटिंग अ हेड इन द टॉस ऑफ अ कॉइन। हम अज्यूम कर लेते हैं कि हम क्या चाहते हैं, एक हेड लेकर आना चाहते हैं कॉइन को टॉस करते वक्त। बाय नाउ यू वुड हैव कम अप विद द आंसर बाय द क्लासिकल अप्रोच यूजिंग द आर्ग्यूमेंट। तो हम यहाँ पर क्लासिकल अप्रोच यूज़ करेंगे क्योंकि हमें पता है हमारे पास 2 ही आउटकम है, एक हेड है और एक टेल है। हमारे पास सिर्फ 2 आउटकम है, एक हेड है और एक टेल है। ये हमारा हो गया सैम्पल स्पेस, ये हमारा सैम्पल स्पेस हो गया। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमारा इवेंट क्या होना चाहिए, हेड आनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 में से कोई एक आ सकता है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 1 एक ही है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम सैम्पल स्पेस कितने का है, 2 का। तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाती है ये किसके अकॉर्डिंग, क्लासिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम सेम चीज़ देखना चाहते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव लाइव। और अगर हम इसी को देखना चाहते हैं कि हम इसे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से मेज़र करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, कोइन को कई टाइम तक, लार्ज नंबर ऑफ टाइम तक हम टॉस करते रहेंगे। क्यों करेंगे टॉस, क्योंकि जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमें कहती है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, कि हमें ट्रायल लेना है। ट्रायल के बेसिस पे ही हम इसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं कि कितने टाइम हेड आ रहा है, कितने टाइम टेल आ रहा है। तो इसका हम ट्रायल लेंगे और उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो इसका इस तरह से केस बन सकता है, इस तरह से कि हमने पहले अपने इसका एक्सपेरिमेंट का ट्रायल लिया कि हमने नंबर ऑफ़ टॉसेस, हमने कितनी बार टॉस किया कोइन को, 50 टाइम, 100 टाइम, 150 टाइम, 200 टाइम, 250 टाइम।
हमने इतने टाइम अपने कॉइन को टॉस किया। यहाँ पर हम लिखेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, कि अगर 50 टाइम किया तो हमारी जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी आएगी। 50 बार करोगे तो 25 भी बार आ सकता है हेड, 20 बार भी आ सकता है, 30 बार भी आ सकते हैं। तो वो हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम यहाँ दिखाएंगे। ठीक है, मान लो हमने 50 टाइम्स कॉइन को टॉस किया, 20 बार हमारे पास हेड आई, 30 बार हमारे पास टेल आई। तो हमें अगर हेड का प्रोबेबिलिटी जाननी है तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 20 बार हेड आई और 50 हमारा टोटल आउटकम था। 10 से 10 कैंसिल और 5 0.4, यानी हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0.4 पे जाएगी। तो हम 0.4 से मैच करेंगे। 0.4 हमारा कहाँ लाई करेगा, 0.4 हमारा 0.4 हमारा यहाँ लाई कर सकता है। तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। इस तरह से हम इस तरह इस फ्रीक्वेंसी को दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर जो गिवन है वो क्या गिवन है कि PHNN इक्वल्स टू हाफ, कि हमारी जो PH है वो हाफ है, लेकिन ये इनफाइनाइट है। इनफिनाइट क्यों है, क्योंकि हमने जो ट्रायल लिया है उसके बेसिस पे हेड 20 बार भी आ सकती है, 30 बार भी आ सकती है, 4 बार भी आ सकती है। नेक्स्ट है तो हम इसमें बता सकते हैं कि क्लासिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग हमें जो चांस मिलता है वो हाफ़ मिलता है, लेकिन जब हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच यूज़ करते हैं तो हम अपने आउटकम को हाफ़ ही मानते हैं। हम यहाँ पे हाफ़ ही कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो हाफ़ हो नहीं रहा, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये हमारा फ्लक्चुएट कर रहा है। तो अगर ये फ्लक्चुएट कर रहा है तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और अगर हम वैसे नॉर्मली इसको देखते हैं तो वो हमारा हाफ़ रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है पेज नंबर, नेक्स्ट पेज पर है जो है प्रोबेबिलिटी एक्सिज्म। हम इसमें प्रोबेबिलिटी एक्सिज्म को रीड कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी एक्सिज्म क्या होता है, ऑल द 3 अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी थ्योरी शेयर द सेम बेसिक एक्सिज्म। जितनी भी हमने अप्रोचेस पढ़ी हैं, सब्जेक्टिव, क्लासिकल और एक और पढ़ी है रिलेटिव, तो तीनों की तीनों एक ही एक्सिज्म पे बेस करती है। एक ही रूल है, दीज एक्सिज्म आर फंडामेंटल टू प्रोबेबिलिटी थ्योरी, कि जो हमारा फंडामेंटल है प्रोबेबिलिटी थ्योरी को पूरा करता है। ये हमें प्रोवाइड करता है एक यूनिफाइड अप्रोच प्रोबेबिलिटी के साथ। इसके एक्सिज्म हमें गिवन है। पहला एक्सिज्म हमें गिवन है फर्स्ट के अंदर, ये कह रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी है एक इवेंट की, हम उसको इस तरह से लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट हमें निकालनी है, तो P मीन्स प्रोबेबिलिटी एंड A मीन्स ए हमारा इवेंट मस्ट बी अ नंबर बिटवीन 0 एंड 1। ये हमेशा 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगी, और ये इंक्लूसिव होता है, यानी 0 और 1 इसके अंदर इंक्लूड होगा। यानी प्रोबेबिलिटी ए इवेंट की क्या होगी, 0 भी हो सकती है, 0 के बराबर भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, 1 के बराबर हो सकती है, लेकिन हमेशा 1 से छोटी होगी। यानी इसमें एक ही बात याद रखनी है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence ऑफ वन और अदर ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट इज़ इक्वल टू 1। जो हमारी पॉसिबल इवेंट होती हैं उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के अकॉर्डिंग होती है। यानी एस से हम डिनोट करते हैं अपने सैम्पल स्पेस को, तो हमारी जो भी पॉसिबल इवेंट होंगे वो एक बार तो आ सकते हैं। तो हमारी जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम 1 से डिनोट करते हैं। यानी अगर हमारी प्रोबेबिलिटी है हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ। टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ। तो दो ही आउटकम थे, इन दोनों का अगर हम ऐड करते हैं हाफ प्लस हाफ अगर हम करते हैं तो जो हमारा सैम्पल स्पेस बनेगा, सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। यानी जो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी होती है, वो 1 होती है। हम दोनों को ऐड करें या किसी भी प्रोबेबिलिटी के हर एक आउटकम को अगर ऐड करते हैं तो वो हमेशा 1 आएगा।
If two events are such that occurrence of one implies that the other cannot occur, then the probability that either one or the other will occur is equal to the sum of their individual probability. अगर हम इस केस में ये देखते हैं कि या तो A आए या B आए, तो इस केस के अंदर हम क्या देख सकते हैं कि दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम ऐड कर सकते हैं. ऐसे इवेंट जिसके अंदर ये ओकरेंस होती है कि हम जब कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं. इन केसेस के अंदर हम जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो इस तरह से निकालेंगे: प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल. चाहे हेड आए या टेल आए, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी हेड की प्लस में प्रोबेबिलिटी टेल की. नेक्स्ट है, it follows from the last two axioms that if two mutually exclusive from the sample space of the experiment, then इसका क्या मतलब होगा? हमने अभी पढ़ा कि जो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, चाहे हेड आए चाहे टेल आए, उनका टोटल क्या होगा? 1 होगा. तो इसका क्या मतलब है कि चाहे P हो, A हो और B हो, P A और B हो, तो P A को अगर P B से प्लस कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 1. आंसर 1 क्यों आएगा? क्योंकि हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी टोटल होकर 1 बनाती है और 1 हमारा सैम्पल स्पेस है. ठीक है. नेक्स्ट है, इफ़ टू और मोर इवेंट टुगेदर डिफाइन द टोटल सैम्पल स्पेस, द इवेंट आर सेड टू बी कलेक्टिव एक्सक्लूसिव. और जब 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट मिलकर सैम्पल स्पेस ले आते हैं तो वो हमारे एक्सोहोस्टिव, कलेक्टिव एक्सोहोस्टिव इवेंट होते हैं. नेक्स्ट है, गिवन द अबव एक्सिज्म वी मे नाउ डिफाइन प्रोबेबिलिटी एज अ फंक्शन. हम प्रोबेबिलिटी को एक फंक्शन की तरह दिखा सकते हैं जो असाइन करती है प्रोबेबिलिटी वैल्यू P टू ई सैम्पल पॉइंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट अबाइडिंग बाय द अबव एक्सिज्म. कि इसके अंदर जो ऊपर वाले एक्सिज्म हैं इनको ही हम फॉलो करेंगे और प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करेंगे. नेक्स्ट है, इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी को इंटरप्रेट करना यानी थोड़ा सा चेंज करके दिखाना. प्रोबेबिलिटी एक मेज़र है अनसर्टेनिटी का, तो जो प्रोबेबिलिटी ए इवेंट की होगी वो एक क्वांटिटिव मेज़र होगा कि उस इवेंट के ओकर होने का चांस होगा. तो हमने देखा कि 0 और 1 इंक्लूसिव होते हैं इसके अंदर, यानी प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी नहीं होती, 0 के बराबर या 0 से छोटी हो सकती है, नेगेटिव तो होती ही नहीं है. 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, 0 से बड़ी होती है, 1 से छोटी होती है. व्हेन एन इवेंट कैन नॉट ओकर इट्स पॉसिबिलिटीज़ 0. और अगर कोई इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट है जो हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 रहेगी. इसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है, बस यही था इंटरप्रिटेशन इसके अंदर. ये एक डायग्राम गिवन है जहाँ पर इवेंट इज़ मोर लाइकली नॉट टू ओकर देन टू ओकर. अगर हमारा इवेंट ओकर ही नहीं हो रहा तो वो 0 के अंदर आएगा. अगर हमारा ओकर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो 0.25 से 0.50 के अंदर आएगा. अगर ज़्यादा ओकर हो रहा है तो वो 0.5 से ऊपर जाता है. लाइकली टू ओकर है कि वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हाफ चांस है तो 0.50 हो जाएगी. इवेंट वेरी कर रहा है कि हो भी सकता है और नहीं भी, तो वो 0.75 से 1 के बीच में लाई करेगा. नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी रूल. इसमें हमने 2 रूल ज़रूर पढ़ने हैं. एक एडिशन रूल जिसको यूनियन रूल कहते हैं और दूसरा रूल है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव रूल, बेस थ्योरम. ये सारे रूल्स इसके इम्पोर्टेंट है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है. तो वी हैव सीन हाउ टू कंप्यूट प्रोबेबिलिटी इन सर्टेन सिचुएशन. हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी किस किस सिचुएशन में किस तरह से निकाली जाती है. जो नेचर है इवेंट का, जो रिलेटिव सिंपल है, डायरेक्ट एप्लीकेशन जिनके ऊपर लग सकती है, हम उनमें डायरेक्ट भी लगाएंगे. तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास कुछ रूल्स है प्रोबेबिलिटी के. फर्स्ट रूल है द यूनियन रूल, अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी. द रूल ऑफ यूनियन जो एक इम्पॉर्टेंट रूल है प्रोबेबिलिटी थ्योरी का, जिसे रूल ऑफ यूनियन या फिर एडिशन थ्योरम या रूल ऑफ एडिशन कहा जा सकता है. एडिशन प्रोबेबिलिटी भी कहा जा सकता है. ये हमें अलो करता है कि हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को 2 इवेंट की यूनियन में लिखते हैं, 2 इवेंट या फिर उनके इंटरसेक्शन के रूप में दिखाते हैं. यानी कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इस तरह से होगी
हमारा ये सैम्पल स्पेस होगा और इस सैम्पल स्पेस में ये इवेंट ओकर हो रहा है तो उसके अंदर कुछ पी इवेंट भी ओकर हो रहा है, तो ये हमारी एडिशन होती है। इसको हम ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। ये ए हमारा, ये इंटरसेक्शन का साइन और ये बी, तो ये ए इंटरसेक्शन बी होता है, यानी कि ए के अंदर कुछ ना कुछ पार्ट बी का भी है। और हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, हम इसके फॉर्मूले को इस तरह से डिफाइन करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यू का मतलब है यूनियन, ए यूनियन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी होगी नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यानी n ऑफ ए यूनियन बी। ए और बी की जब हम यूनियन करते हैं तो वो कितने नंबर है, डिवाइड में सैम्पल स्पेस में कितने आउटकम हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है यूनियन प्रोबेबिलिटी निकालने का, NaUb डिवाइड में NS। इसको दूसरी तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला है, जब हमें यूनियन निकालनी होती है तो हम ए के इवेंट को प्लस करेंगे, प्लस में बी में कितने इवेंट है उनको प्लस करेंगे और एन ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे, यानी जो उसमें काम कॉमन आ रही है दोनों चीज़ उसको हम माइनस कर देंगे, नीचे सैम्पल स्पेस से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट है एक और गिवन है फॉर्मूला, वो है पी ए प्लस पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो, बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो, उसमें से उन दोनों का जो मिक्स आ रहा है उसको माइनस कर दो, वो हमारी यूनियन आ जाती है, एडिशन आ जाती है। तो जो प्रोबेबिलिटी है इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट, जो हम इंटरसेक्शन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, इंटरसेक्शन वर्ड इस फॉर्मूले के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसको जॉइंट प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। जॉइंट यानी वो दोनों ही साथ में आएंगे। तो द मीनिंग ऑफ दिस रूल इज़ वेरी सिंपल एंड इनिशिएटिव। व्हेन वी ऐड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, वी आर मेजरिंग और काउंटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन ट्वाइस। यानी कि जब हम किसी ए इवेंट की या बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी काउंट कर रहे हैं तो कई बार क्या हो जाता है, ऐसा केस आ जाता है कि वो सारे मिक्स हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें, हमारे पास डाइस है जिसके अंदर नंबर है 1 2 3 4 5 6, और अगर हम कहें कि ए इवेंट के अंदर हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं जो कौन से नंबर होने चाहिए, हमारे इवन नंबर होने चाहिए, तो हम इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी इसमें निकाल रहे हैं। और बी इवेंट के अंदर हम चाह रहे हैं कि 2 के मल्टीपल हो, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, 2 के मल्टीपल हो, तो 2 के मल्टीपल है और ए इवन नंबर हो, तो दोनों सेम आ रहे हैं। चलो हम मल्टीपल नहीं ले रहे, हम यहाँ ले रहे हैं कि जो सेकंड हम ले रहे हैं वो इवेंट ले रहे हैं, एक हमने इवन नंबर का ले लिया, दूसरा हम ले रहे हैं नंबर लेस देन 3 से छोटे नंबर हमने लेने हैं। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, हमारे पास डाइस में सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा, डाइस का हमारा सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारा सैम्पल स्पेस है। इसमें से जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे, यानी इवन नंबर कितने हैं, तो टोटल नंबर कितने हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो हमारा नीचे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6, और इवन नंबर 2 है 4 है 6 है, ये 3 इवन नंबर है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/6 यानी कि हाफ। लेकिन जैसे ही हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं बी की, तो बी के अंदर हम क्या चाहते हैं, 3 से छोटे नंबर, तो 3 से छोटे 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/6, यानी ये भी क्या हो गई हाफ। लेकिन इसके अंदर हमने क्या देखा कि हम 2 को 2 बार काउंट कर रहे हैं, एक बार तो हमने 2 को इस प्रोबेबिलिटी में काउंट कर लिया, एक बार 2 को हमने इस प्रोबेबिलिटी में काउंट कर लिया। जब हम प्रोबेबिलिटी के अंदर 2 बार 2 को काउंट कर रहे हैं, यानी वो हमारा इंटरसेक्शन है, उस इंटरसेक्शन को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी थी ए इवेंट की, उसमें बी इवेंट को प्लस करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, उसमें से हम माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम माइनस करेंगे। ए की प्रोबेबिलिटी हमारी हाफ थी, बी की प्रोबेबिलिटी हमारी हाफ थी, उसमें से 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 कितनी बार आएगा, 1 2 3
4 5 6 ये हमारे सैम्पल स्पेस था। इसमें 2 सिर्फ एक ही बार है तो 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6 होगी, तो 1/6 को हम माइनस कर देंगे। ये हमारा इंटरसेक्शन होता है और जब ये इंटरसेक्शन हम निकाल देते हैं तो हमारी वो यूनियन हो जाती है, यानी जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकल कर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमें गिवन भी है। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेल्फ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड। हम एक कार्ड निकाल रहे हैं प्लेइंग कार्ड में से। तो ए हमारा इवेंट है कि हमारे पास क्लब आना चाहिए और बी हमारा इवेंट है कि वो किंग होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी क्या होगी कि हमारे पास 13/52। 13/52 क्यों आया, क्योंकि जो हमारे क्लब के कार्ड हैं वो हमारे पास 13 होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी क्लब कार्ड निकालने की 13/52। नेक्स्ट है किंग। किंग हमारे पास टोटल कितने होते हैं 4 किंग होते हैं डेक में, तो 4/52 हमारी ये हो गई। लेकिन हर हमारे पास जो हमारे पास कार्ड हैं, कितने कार्ड हैं 52 कार्ड हैं, उसमें से 4 किंग होते हैं और 4 ही टाइप के हमारे पास कॉलम होते हैं, जैसे कि क्लब, हार्ट, स्पेड और डायमंड। ये होते हैं डायमंड, हर एक में एक एक किंग होता है। तो जब हम क्लब के कार्ड निकाल रहे हैं तो उसमें एक किंग भी तो निकल सकता है। तो ये हमारा क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है जो दोनों के अंदर सेम है। तो इस तरह के जो इवेंट होंगे हम उनको क्या कर देते हैं माइनस, तो वो यहाँ पर माइनस हो जाएंगे। तो हमारी जो यूनियन की प्रोबेबिलिटी आएगी वो 4/13 आएगी, यानी हमारे पास टोटल आउटकम 16 ही आएंगे। हम क्लब में 2 कार्ड थोड़ी ना निकाल सकते हैं, किंग के एक ही निकलेंगे, तो हमारे पास 16 आउटकम होगा इसका। नेक्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, जब सेट को हम कॉरेस्पॉन्ड मानते हैं 2 इवेंट को, वो डिसजॉइंट हो जाते हैं। तो 2 इवेंट को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कह सकते हैं। किस केस में कहेंगे, जहाँ पर ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और हम दिखा रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में से कुछ भी नहीं मिल रहा, तो वो नल हो जाएगा। नल यानी खाली, उसमें से कुछ भी नहीं मिल रहा दोनों में से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 रहेगी। ठीक है, और जब इंटरसेक्शन 0 होता है तो ए यूनियन बी, यानी हमारी जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी एडिशन निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होती है। नेक्स्ट है, हम अगर 3 इवेंट दे रखे हैं तो उसका हम कैसे निकाल सकते हैं, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। तीनों इवेंट को पहले प्लस करेंगे, फिर एक बार ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे, एक बार बी इंटरसेक्शन सी को माइनस करेंगे, एक बार ए इंटरसेक्शन सी को माइनस करेंगे और फिर हम इन तीनों के इंटरसेक्शन को प्लस करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला होगा और हम इसको किस तरह से निकालेंगे वो भी दिखा देते हैं। जैसे कि हमारे पास एक है ये ए इवेंट, इसमें बी का थोड़ा सा पार्ट है ये बी, तो ये जो पार्ट होता है ये हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और ये जो पार्ट है इस तरह से, तो ये पार्ट जो है इसके अंदर सी मिल रहा है, तो ये ए इंटरसेक्शन सी है। ये जो पार्ट है ये बी इंटरसेक्शन सी है। और जो ये है छोटा सा पार्ट, जो ये छोटा सा पार्ट रह गया है इतना सा, ये तीनों में मिल रहा है। जो ये तीनों में पार्ट मिल रहा है, ये इवेंट हमारा कौन सा इवेंट होगा, ये हमारा इवेंट होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये तीनों ही मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को प्लस करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को प्लस करेंगे, सी की प्रोबेबिलिटी को प्लस करेंगे, फिर उसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या होगा, ए को प्लस किया, बी को प्लस किया, सी को प्लस किया, फिर हम ये अलग अलग इंटरसेक्शन को डिलीट करेंगे। यहाँ से ये इंटरसेक्शन है इसको, फिर इस इंटरसेक्शन को और इस इंटरसेक्शन को, यानी एक ए इंटरसेक्शन बी माइनस होगा, एक बी इंटरसेक्शन सी माइनस होगा, एक ए इंटरसेक्शन सी माइनस होगा। लेकिन जो ये कंबाइन पार्ट है तीनों का, कंबाइन पार्ट, जो ये कंबाइन पार्ट है, शेडिड पार्ट है,
ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है, ये हमारा इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा। इसको हम इन तीनों में ऐड करेंगे तो ये हमारी एडिशनल प्रोबेबिलिटी थी, तो इस तरह से होगी। लेकिन अगर तीनों ही इवेंट एक दूसरे में मिल ही नहीं रहे, उनके अंदर कोई भी कॉमन चीज़ नहीं आ रही, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सिंपल है, बस आपने तीनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी को प्लस कर देना है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे। नेक्स्ट है कम्प्लीमेंट रूल। कम्प्लीमेंट रूल डिफाइन करता है कम्प्लीमेंट किसी भी इवेंट का, यानी एक तो ए आने के चांस कितने हैं। मान लो हमारा सैम्पल स्पेस है 1 2 3 4 5 और 6। अब मैं कहती हूँ कि जो मेरा 1 2 3 4 5 6, अगर हम इसके अंदर कहते हैं कि हमारा जो इवेंट है, हमारा ए इवेंट है, वो क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। ए इवेंट में इवन नंबर आने चाहिए, ठीक है। ए इवेंट में इवन नंबर होंगे तो यहाँ पे हम कौन कौन से नंबर को ऐड कर सकते हैं। इवन नंबर में 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। 2 4 6 ये हमारी इवन नंबर आ गए। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इवन नंबर ना आने के क्या चांस होंगे, यानी ए कॉम्प्लीमेंट, इसको कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, दूसरे कलर से लिख देती हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि नॉट ए ना आने के चांस क्या होंगे। तो ए ना आने के चांस क्या होंगे, 1 3 और 5। तो ये हम सैम्पल स्पेस में दिखाएंगे, तो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होता है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि एक तो ए आ रहा है और एक नहीं आ रहा, उसकी चांस, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट इवेंट होता है। इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ए प्लस में नॉट ए इज इक्वल्स टू सैम्पल स्पेस, यानी ए के अंदर हमारे क्या आ गए, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, और नॉट ए के अंदर हमारे पास आ गया 1 3 5। ये हमारे सैम्पल स्पेस बन गया। 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 नंबर इसके अंदर आ गए। तो इसकी इवेंट की प्रोबेबिलिटी भी हमेशा किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। और आपने नॉट ए निकालना है तो हम उसको फॉर्मूले से डिनोट करते हैं, इस तरह से आप नॉट ए निकाल सकते हैं। 1 में से आप ए की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो, वो नॉट ए आ जाएगा। नेक्स्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रूल। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रूल के बाद एक प्रोडक्ट रूल है, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश। इसमें बेस थ्योरम रह जाती है, बस इस चैप्टर में से इतना ही आना है। नेक्स्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रूल। एज अ मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, प्रोबेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन event A is influenced by information that another event B has occurred। कि हम क्या देखते हैं, जब अनसर्टेनिटी का केस होता है तो हम ये देखेंगे कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड करती है ए की इन्फॉर्मेशन पर। हम कई बार ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं कि जहाँ पर इवेंट ए इन्फ्लुएंस होता है दूसरे इवेंट बी की इन्फॉर्मेशन की वजह से। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो एक्सटेंड देती है, जीरोक्स स्टॉक प्राइस विल गो अप टुमारो। मान लो कि किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी होगी कि जीरोक्स की जो प्राइस है वो कल से बढ़ जाएंगे। तो डिपेंड ऑन व्हाट वी नो अबाउट द कंपनी एंड इट्स परफॉर्मेंस। तो ये किस पे डिपेंड करेगा कि हम उस कंपनी के बारे में कितना जानते हैं, उसकी परफॉर्मेंस क्या है। तो इसके ऊपर कुछ कंडीशन लग जाती है। इफ़ वी नो मच अबाउट द कंपनी वी मे असाइन अ डिफरेंट प्रोबेबिलिटी टू द इवेंट दैट इफ़ वी नो लिटल अबाउट द कंपनी। तो अगर हमें कंपनी के बारे में ज़्यादा नॉलेज है तो हम अलग अलग प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमें कम पता है तो हम प्रोबेबिलिटी क्या लगाएंगे, क्या कंडीशन लगाएंगे कि शायद कंपनी ने नई टेक्निक यूज़ कर ली होगी। इस तरह से हमें अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। तो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए इवेंट की कंडीशनल होगी ऑकरेंस ऑफ इवेंट बी पे। इस केस के अंदर क्या होगा, इवेंट ए में बी द इवेंट स्टॉक विल गो अप टुमारो। कि हमारा इवेंट हम किसको बनाएंगे कि कल स्टॉक बढ़ जाएगा, स्टॉक का प्राइस बढ़ जाएगा। और इवेंट बी हमारा क्या होगा कि हम से क्या होगा, स्टॉक बढ़ जाएगा तो क्वार्टरली रिपोर्ट हमारी फेवरेबल हो जाएगी, शायद हमारी बिक्री ज़्यादा हो जाए। तो ये दो तरह के इवेंट है ए एंड बी जो डिफाइन करते हैं सैम्पल स्पेस को इस तरह से, ए इंटरसेक्शन
बी, यानी ये इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, जिसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर आपने निकालना है ए ओवर बी निकलता है, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, इंटरसेक्शन डिवाइड में जिस के ऊपर आप कंडीशन लगा रहे हो, तो एन बी के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है, इसको भी आप अलग अलग निकाल सकते हो, एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी, एन डिवाइड बाय एन, ए अपॉन बी निकाल सकते हो, बी अपॉन ए भी निकाल सकते हो। दोनों चीज़ इसके अंदर हम कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है इसके अंदर, फॉर एन एक्सपेरिमेंट थ्रोइंग अ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 9। हमें जो टोटल 9 नंबर चाहिए डाइस की जो लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं उनसे, तो 4 और 6 के बीच में, बिटवीन 4 एंड 6 होगा, दोनों इंक्लूसिव होंगे। ऑफ द इवेंट ऑफ गेटिंग पॉइंट बिटवीन 4 एंड 6 बोथ इंक्लूसिव गिवन दैट अ टोटल ऑफ 9 हैज़ ऑलरेडी बीन ऑब्टेन, की 9 हमने पहले से ही निकाल लिया। तो हमारा सैम्पल स्पेस क्या होगा कि हमें 9 इवेंट चाहिए, 9 नंबर ऊपर ऐड होकर आना चाहिए। तो 9 नंबर कैसे ऊपर आएगा, 3 और 6 को प्लस करते हैं, 9 आएगा, तो एक इवेंट बन गया। 4 और 5 से 9 हो गया, 5 4 से 9 हो गया, 6 3 से 9 हो गया। तो इस तरह से हमारा सैम्पल स्पेस बन गया। सैम्पल स्पेस में हमारे पास 4 डिजिट आ गई। नेक्स्ट वो कह रहा है कि ए इवेंट हमारा क्या होगा, गिवन दैट द डाई हैज़ शोन अ पॉइंट बिटवीन 4 एंड 6, कि जो डाई है उसने 4 और 6 के बीच में ही नंबर दिए। तो ए इवेंट में जब हमें 4 और 6 के बीच में ही नंबर मिले हैं, तो 4 और 6 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, 4 5 आएगा। दूसरा कौन सा आ सकता है, 5 4 आ सकता है, 5 4 आ सकता है। तो 2 ही इवेंट आएंगे, तो ए के अंदर हम 2 को इंक्लूड करेंगे। सॉरी, नंबर जो सैम्पल स्पेस है वो 36 है, ये ए इवेंट है, 4 और 6 के बीच में हमारे पास नंबर आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बी के अंदर हमारे पास इवेंट है कि हमारी जो पॉइंट है वो शो कर रहे हैं 4 और 6 के बीच में, भी सेम है, 4 और 6 के बीच में ही हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। ये 4 एंड 6 के बीच के हो गए। तो इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, इन दोनों में क्या चीज़ सेम है, इन दोनों में एक चीज़ सेम आ रही है, ये 4/5 5/4 यहाँ पर भी है 4/5 और ये 5/4, दोनों जगह सेम है। तो एन ए हमारा हो गया 4, एन बी हो गया 9 और इंटरसेक्शन हो गया 2। अब हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम निकालने के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी निकालेंगे। ए इवेंट निकालने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 2/36 है। क्यों है 2/36, क्योंकि हमारे पास 2 ही इवेंट है जो 4 और 6 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो 2/36 है। एन बी निकालने की प्रोबेबिलिटी 9/36 है। इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल को हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यानी कि मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं। ये हमें अलो करता है कि हम प्रोबेबिलिटी को राइट कर सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट के ओकरेंस के रूप में। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रूल के अंदर हम पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी निकालते हैं या फिर पी बी अपॉन ए निकालते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल शो करता है, यानी कि अगर हमने A/B निकालना है तो ये प्रोडक्ट रूल को यूज़ कर सकता है। तो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रूल्स को इसमें यूज़ करेंगे। A इंटरसेक्शन B को हम दिखा सकते हैं PA/B मल्टीप्लाई में PB, हम PB को मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर P इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे ना। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे कि अगर हमने ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी हमने अगर निकालना है तो PA/B मल्टीप्लाई में PB। अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालना है और हमारे पास प्रोबेबिलिटी इस केस में है B अपॉन ए है, तो हम P मल्टीप्लाई A करेंगे। तो ये इम्प्लाई करता है, प्रोडक्ट रूल स्टेट करता है कि जो प्रोबेबिलिटी है बोथ A एंड B विल ऑकर सिमिलटेनियसली इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट B विल ऑकर मल्टीप्लाई बाय द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी जो B होगा उसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी A और B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसे कह रहे हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इस इवेंट को कह रहे हैं। तो जो ये इवेंट है ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उनके पर्टिकुलर इवेंट के साथ।
नेक्स्ट टॉपिक है बेस थ्योरम। Bayes theorem. As we have already noted in the introduction, the basic objective behind calculating probability is to help us in making decision by qualifying the uncertainties involved in the situation। यानी हम पहले ही ये चीज़ नोट कर चुके हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है वो अनसर्टेन इवेंट्स को ही क्वांटिफाई कर रही है। तो क्वाइट ऑफन वेदर इट इज़ इन आवर पर्सनल लाइफ और आवर वर्क लाइफ, डिसीजन मेकिंग इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। कि हमारा जो डिसीजन मेकिंग है वो हमेशा चलने वाला प्रोसेस है, हमेशा चलता रहेगा। कंसीडर फॉर एग्जांपल अ सेलर ऑफ विंटर गारमेंट हु इज़ इंटरेस्टेड इन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। अगर कोई सेलर है विंटर गारमेंट का और वो चाहता है कि उसके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाए। विंटर प्रोडक्ट की डिमांड कब बढ़ेगी? विंटर में बढ़ेगी। इन डिसाइडिंग ऑन द अमाउंट ही शुड स्टॉक फॉर दिस विंटर, तो वो उसके लिए क्या कर सकता है? विंटर में स्टॉक रखेगा। ही हैज़ कंप्यूटेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलिंग different quantity and has noted that the chance of selling a large क्वांटिटी इज़ वेरी हाई। तो अगर वो देखता है, इसकी प्रोबेबिलिटी जानना चाहता है, तो वो यही देखेगा ना कि जो प्रोबेबिलिटी है वो विंटर में ही आएगी ज़्यादा, उससे पहले उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी। तो अकॉर्डिंगली ही हैज़ टेकन द डिसीजन टू स्टॉक अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो उसने पहले ही अपना डिसीजन ले लिया है कि वो अपने प्रोडक्ट को लार्ज नंबर में, लार्ज क्वांटिटी में स्टोर करके रखेगा। सपोज व्हेन फाइनली द विंटर कम, जैसे कि मान लो जैसे ही विंटर आएगी, सीज़न एंड होगा, तो उसके पास क्वांटिटी की कमी नहीं रहेगी और उसका बिज़नेस क्या होगा? अचीव कर लेगा उसके गोल्स को, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाएगा। तो यहाँ पर उसने फील किया कि जो अर्लियर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन है वो अपडेट करती है नए एक्सपीरियंस को, वो उसे हेल्प करती है डिसीज़न लेने में कि वो नेक्स्ट विंटर के लिए स्टॉक को इकट्ठा करना शुरू करे। सिमिलर टू द सिचुएशन ऑफ द सेलर ऑफ विंटर गारमेंट, सिचुएशन एग्जिस्ट व्हेन वी आर इंटरेस्टेड इन एन इवेंट ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हम ऑन गोइंग बेसिस के ऊपर डिसीज़न लेना चाहते हैं। तो हर टाइम हम नई इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी नई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। हम पुरानी वालियों को मेंटली ओल्ड तरीके से दोबारा से रिवाइज़ करना चाहते हैं। तो ये जो रिवीजन है प्रोबेबिलिटी की, एडिड इन्फॉर्मेशन के साथ आती है, जो बेस थ्योरम में हेल्प करती है। द थ्योरम डिस्कवर्ड इन, इसमें इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, वो यहाँ से आ रही है कि जो थ्योरी है वो डेवलप की गई थी 1761 में। इंग्लिश क्लर्गीमैन, इंग्लिश के जो क्लर्गीमैन थे उन्होंने इसको डेवलप किया था 1761 में, जिसका पूरा नाम था थॉमस बेयस। यानी जो बेस थ्योरम थी ये डिस्कवर की गई थी 1761 में। इंग्लिश क्लर्गीमैन थॉमस बेयस ने इसे डेवलप किया था। थॉमस बेयस हैज़ हैड प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस ऑफ न्यू फिलोसफी ऑफ साइंस। उन्होंने जो स्टैटिस्टिक है उसकी डेवलपमेंट को इम्पैक्ट दिया, उसको इम्पैक्ट कर रही थी ये चीज़, तो उन्होंने इसको डेवलप किया। एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस ऑफ न्यू फिलोसफी ऑफ साइंस। और इसी वजह से जो बेस थ्योरम है एक नई साइंस की फ़िलोसफी लेकर आई। बेस हिमसेल्फ इज़ सेड टू हैव बीन अनश्योर ऑफ हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट। बेस खुद भी हमेशा से अनश्योर थे अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट के लिए, विच वॉज प्रेजेंटेड टू रॉयल सोसाइटी बाय अ फ्रेंड इन 1763, जिसे रॉयल सोसाइटी ने 1763 में अपने फ्रेंड को दिया था आफ्टर बेस डेथ, बेस की डेथ होने के बाद। वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो हम इसमें सबसे पहले लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को अंडरस्टैंड करेंगे। द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहता है? The law of probability consider two event A and B wherever may be the relation between the two event। हम क्या चाहते हैं? दो इवेंट को कंसीडर करेंगे A और B को। हम नहीं जानते कि उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। वी कैन ऑलवेज से दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B। और हम इसमें ये देख रहे हैं कि जो A की प्रोबेबिलिटी है वो A इंटरसेक्शन B के इक्वली आ रही है, प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड द कम्प्लीमेंट ऑफ बी। कि हम इसमें देख रहे हैं कि जो इंटरसेक्शन करते हैं ए का और बी का, कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से सेम आ रही है। तो जो सेट है बी और बी नॉट फॉर्म अ पार्टीशन ऑफ द सेम सैम्पल स्पेस। तो ये पार्टीशन का फॉर्म करता है सैम्पल स्पेस का। यानी कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो कुछ इस तरह से है, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारा बी के अंदर ही
मर्ज हो रहा है, यानी जो बी इवेंट है उसी में से ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है, यानी पूरा ए इंटरसेक्शन बी इसी के अंदर कवर हो जा रहा है। और जो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, बी ना आने के चांसेस है वो हमारे यहाँ पर लाई कर रहे हैं, इसमें बी ना आने के चांसेस इसमें लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो पूरा बी इवेंट है वो कहाँ लाई कर रहा है, सिर्फ इस बाउंड्री के अंदर बी है और उसी में इंटरसेक्शन बी भी आ जाता है, लेकिन बी ना आने के चांसेस हमारे यहाँ पर आते हैं। तो ए यहाँ पे थोड़ा सा होगा और बी कॉम्प्लीमेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ए इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारी इस तरह से निकलेगी। ए इंटरसेक्शन बी में ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट बी को ऐड किया जाएगा, और पी अगर हम दूसरे फॉर्मूले से निकालते हैं तो पी ए अपॉन बी मल्टीप्लाई पी बी प्लस में पी ए अपॉन कॉम्प्लीमेंट बी मल्टीप्लाई में कॉम्प्लीमेंट बी प्रोबेबिलिटी। तो ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी है ए इवेंट की दिखा रहा है, यानी यहाँ पर जो ए इवेंट है, ए कौन सा पार्ट है, ए पार्ट हमारा ये है, ये ए है, इसके अंदर ये जो पार्ट है इतना, ये हमारा बी पार्ट है। ठीक है, और जो इसके अंदर इतना सा ये पार्ट, इतना ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी है। और इसके अलावा जो यहाँ पर ये इतना पार्ट बाहर रहता है, ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। तो इस तरह से इसमें अलग अलग पार्ट बन रहे हैं। तो जो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो एक्सटेंड किया गया है कुछ और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के लिए, जहाँ पर सैम्पल स्पेस एक्स पार्टीशन किया जाता है एक या एक से ज़्यादा इवेंट में। हम कह सकते हैं कि जो पार्टीशन है स्पेस का वो एन सेट B1 से लेकर Bn तक जा सकता है। तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, Bn से n तक जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इसी तरह से निकलेगी, सिग्मा एन आई इक्वल्स टू 1 पी ए इंटरसेक्शन बी आई, और उसका सैम्पल स्पेस कुछ इतना होगा बड़ा, ये इतना B1 है, B2 है, सारे अलग अलग है, ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है, ये B4 है, ये B5 है। और ये हमारा जो इवेंट है, ये पूरा हमारा ए इवेंट है। ए इवेंट के अंदर ये इतना जो बी के अंदर लाई कर रहा है, वो बी ए इंटरसेक्शन B1 हो जाएगा। जो 2 में लाई कर रहा है वो ए इंटरसेक्शन B2 हो जाएगा। ठीक है, जो सी में लाई कर रहा है वो सी, डी में लाई कर रहा है वो डी। ठीक है, नेक्स्ट है बेस थ्योरम को एक्सप्लेन किया गया है। वी विल नाउ डेवलप द बेस थ्योरम। अब हम बेस थ्योरम की डेवलपमेंट कर सकते हैं। बेस थ्योरम इज इजीली ड्राइव फ्रॉम द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, कि जो बेस थ्योरम है वो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से आई है, इसीलिए हमने लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को पढ़ा है। और जो डेफिनेशन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की उसको भी पूरा करती है। तो जो डेफिनेशन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और ए इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोडक्ट रूल हमें दिखाता है कि अगर आप बी इंटरसेक्शन ए निकालेंगे तो आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा, जो किसके बराबर होगा, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई में पी बी के। तो सब्स्टिट्यूटिंग हम इस इक्वेशन को जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जो टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो बन जाता है। वो टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या बनता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी नॉट बी बन जाता है। ठीक है, तो दस द थ्योरम अलो टू रिवर्स द कंडीशन ऑफ इवेंट वी कैन ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। यानी कि हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, अगर हमें बी दे रखा है तो हम ए की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, ए दे रखा है तो हम बी की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ये प्रायर प्रोबेबिलिटी और पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी भी हम इसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहीं तक था ये चैप्टर, इससे आगे इसमें कुछ नहीं है।